मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता है जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये एक स्पेशल क्लास है जो यूट्यूब पे भी जाएगी और सारथी वाले जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके पास भी जाएगी। अगर आप YouTube पे इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपकी भी तमन्ना है कि सर मैं डेली लाइव क्लासेस करूं आपकी और मैं डेली अपने सारे सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस में टॉपिक वाइज कंप्लीट करूं और मैं भी अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए सारथी। अब आप पूछेंगे सर मैं किस यूनिवर्सिटी का हूं तो मैं ज्वाइन कर सकता हूं। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आप चाहे आगरा यूनिवर्सिटी के हों, आप चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हों, आप चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी के हों या फिर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी यानी DDU के हों, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कस्टमाइज कोर्स तैयार किया गया है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स में आपको जस्ट 8249 में केवल 249 रुपये में मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस, फिर मॉडल पेपर्स और स्पेशल नोट्स जो हमारे क्लास में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपको मिलेंगे वीडियो क्लासेस प्लस 100% मेंटोरशिप एंड असिस्टेंस। जब भी आपको कोई भी दिक्कत होती है क्लासेस को करने में या फिर आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने में, तो उसके लिए आपको डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस एग्जाम से पहले एग्जाम में कैसे एग्जाम के फियर को हैंडल करना है, एग्जाम को कैसे टैकल करना है, एग्जाम में कैसे टॉप करना है, रणनीति क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको जस्ट 249 में प्रोवाइड किया जा रहा है आपके अपने कोर्स सारथी में। स्टूडेंट्स देर मत करिए क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है और आपके पास वक्त बहुत कम बच रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं और आप लोगों की तैयारी मुझे जहाँ तक लगता है अभी अपने स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो अगर आप सच में अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका भी अगर ये ख्वाब है कि आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी या फिर इससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं या फिर आगरा यूनिवर्सिटी या फिर उसके एफिलेटेड कॉलेज या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या उसके एफिलेटेड कॉलेज से बीकॉम करके और एक रैंक होल्डर बनने की, बीकॉम में एक अच्छा सेमेस्टर में रैंक लाने की, अपने कॉलेज को टॉप करने के लिए, तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करें। और बाकी इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं जस्ट 249। तो मुझे जहाँ तक लगता है मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी को आपका सारथी मिल रहा है, जिसमें आपके वीडियो क्लासेस के साथ साथ आपको मेंटरशिप सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब कुछ मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अगर अभी तक सारथी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सारथी को ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। सारथी को ज्वाइन कैसे करेंगे? तो सारथी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मिल जाएगा आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का लिंक। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का लिंक नहीं मिलता है तो आप प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारी टेक्निकल टीम के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, वो भी आपका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स का इतिहास बताना चाहूँगा नट सेल में, बाकी सारथी वाले बच्चों को बहुत डिटेल में बताया गया, बस आप ध्यान से सुन लीजिएगा थोड़ा सा। इकोनॉमिक्स के अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ओइकऊ और एक है नोमिया। ओइकऊ का मतलब हाउस होल्ड होता है और नोमिया का मतलब रूल्स या मैनेजमेंट होता है। मतलब जो हाउस होल्ड हमारी और आपकी तरह गृहस्थ अपने घर को चलाने के लिए प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, दिस इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू लिटरल मीनिंग, मतलब शाब्दिक अर्थ के हिसाब से कहें तो। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स यही है? इकोनॉमिक्स की अगर हम डिफिनेशंस की बात करते हैं तो अलग अलग ऑथर्स अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। कोई कहता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कोई कहता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, कोई कहता है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, कोई कहता है कि अर्थशास्त्र कमी को अध्ययन करने के लिए बनाया गया है, कोई कहता है कि अर्थशास्त्र मानव विकास के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सबसे पहले अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारी दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे के सारे रिसोर्सेज एक सीमित मात्रा में हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है,
कैसे सही से उनका प्रयोग करना है ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके, अधिकतम मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकते। ये इकोनॉमिक्स का एक आइडियल डिफिनीशन आप कह सकते हैं। इसके अलावा आपके सेमेस्टर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ साहब को माना जाता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बनता है कि हु सेड दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। किसने ये कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये एडम स्मिथ साहब ने कहा था। उनकी किताब है, एक किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वो किताब उन्होंने 1776 में पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। स्टूडेंट्स, ये तो था इकोनॉमिक्स का बेसिक डिफिनीशन, लेकिन आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम इकोनॉमिक्स नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ लिया है। आज आप जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो बिजनेस में काम आएगा, जो बिजनेस के डिसीजंस को लेने में काम आएगा। एक बार रीड करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इन मॉडर्न बिजनेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस in business activities. Its knowledge is a sound step for gaining success in a business. जैसे जैसे व्यवसाय आधुनिक होता जा रहा है, वैसे वैसे व्यवसायों में अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से कोई भी व्यवसायी ये जान पाता है कि उसके बिजनेस में कैसे उसको मैनेजमेंट करना है और उसके बिजनेस में कैसे उसको पैसे को हैंडल करना है, कैसे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, आगे लिखा गया, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता है कि भाई कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज हो, सबका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट authorities have to take proper business decisions time to time. Therefore it is necessary that managerial persons must have the clear understanding of business economics, which is quite helpful in proper decision making. मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आपका भी मकसद है, आपके बिजनेस का भी मकसद है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करें, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा कैसे? जब आप बिजनेस में सही समय पे सही डिसीजन लेंगे। और सही डिसीजन आप कब ले पाएंगे? जब आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होगी, और सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बिजनेस इकोनॉमिक्स से। आगे लिखा गया, इन फैक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ फर्म बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरीज। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके बिजनेस में जो दैनिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल थियरीज बताता है, कुछ ऐसे थियरीज बताता है जो आप प्रैक्टिकली उस बिजनेस प्रॉब्लम को डील करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया, दस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर यूजफुल इन सॉल्विंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ अ फर्म। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को सजेस्ट करता है आपके बिजनेस को, और उन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स यानी उन आर्थिक सिद्धांतों से और उन आर्थिक तकनीकों से आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं, और आप अपने बिजनेस के जितने भी वित्तीय समस्याएं हैं, जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। डिफिनीशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए, देख लीजिएगा। पहला डिफिनीशन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज सच अ ब्रांच ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स which is applied by modern economists for planning of business policies, ध्यान से, and for solving various business problems। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक परंपरागत अर्थशास्त्र का एक अभिन्न अंग है। बस अंतर क्या है कि वो जो परंपरागत अर्थशास्त्र था, वो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स था, वो हमारे इंडिविजुअल्स को हेल्प करता था उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। उनके लाइफ में जो पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, जो मनी कहाँ स्पेंड करना है इसकी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करता था। लेकिन ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके बिजनेस के पॉलिसीज़ को बनाने में आपकी मदद करता है, आपके बिजनेस के विभिन्न प्रकार की
व्यवसायिक समस्याओं को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है जो आज बिजनेस में प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा रहा है ताकि हम अपने बिजनेस के पॉलिसीज को फ्रेम कर सकें और अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए। सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जैसे सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, competition, price determination, cost concept are adopted by the economists to solve the practical problems of a firm। मतलब जैसे कि अगर हम पारंपरिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जब भी हम एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स क्लास 11-12 में पढ़ रखा है, जिसमें आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, आपने सप्लाई पढ़ा होगा, आपने कॉस्ट पढ़ा होगा, आपने प्रोडक्शन पढ़ा होगा। अब ये जो चीज़ें आपने लॉ, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन पढ़ा, उसको आप बिजनेस में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और कैसे उन थियरीज को अप्लाई करके आप अपने बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर पाएंगे, ये मेन पर्पज होता है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक चीज़ और है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी में अक्सर पूछा जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र को प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये बहुत सारे डिफिनीशंस हैं अलग अलग लोगों के, तो जो भी सारथी के स्टूडेंट्स होंगे आपके ऐप पे आपके कोर्स में अपलोड कर दिया जाएगा। ये सारे डिफिनीशंस आप लोग एक बार रीड कर लेंगे। डिफिनीशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग सीधा आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक को पहले देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ध्यान से समझिएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर है। अब आप कहेंगे सर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स आप कैसे ला रहे हैं? तो ध्यान से समझिएगा, हमने आपको पहले ही बताया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का ही वह हिस्सा है जिसमें हम हाउस होल्ड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और बिजनेसमैन्स को सही डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम इंडिविजुअल्स की स्टडी कर पाते हैं। किसकी स्टडी कर पाते हैं? इंडिविजुअल्स की स्टडी कर पाते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से। अब इंडिविजुअल्स की स्टडी करने का मतलब क्या है? इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करना, इंडिविजुअल सप्लाई की स्टडी करना, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी करना। तो अब यहाँ पे जैसे अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं और आपको सामान बनाना, आपको प्रोडक्ट बनाना है, आप प्रोडक्ट वही बनाएंगे ना जो प्रोडक्ट मार्केट में आपका कस्टमर चाह रहा है, जो प्रोडक्ट मार्केट में आपका कस्टमर कंज्यूम करना चाहता है। लेकिन आप ये कैसे जान पाएंगे कि कंज्यूमर चाहता क्या है? विद द हेल्प ऑफ डिमांड। किसकी मदद से जान पाएंगे? डिमांड की मदद से जान पाएंगे। व्हाट योर कस्टमर वांट, आपका कस्टमर आपसे चाहता क्या है। और जब आप ये कस्टमर की डिमांड जान जाते हैं तो फिर आप अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, फिर बेचते हैं। लेकिन ये डिमांड पता कैसे चला? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी नेचर कंटेन करता है। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी प्रकृतियां हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा भी है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज सेंट्रलाइज्ड टू द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्म। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे व्यवसाय में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से कैसे भी व्यवसाय को निजात दिलाना है, उन समस्याओं से छुटकारा पाना है। Therefore, it tries best in his efforts to solve these problems. In this way, business economics relates only with the firm's problems. Therefore, its nature is of microeconomics. मतलब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स किसकी प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहा है? फॉर्म्स की प्रॉब्लम को स्टडी कर रहा है। और आपने क्लास 11th में या क्लास 12th में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें फॉर्म्स भी आते हैं। व्हेन यू स्टडी अबाउट अ सिंगल फॉर्म, व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडस्ट्री, व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट अ सिंगल फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड
माइक्रो स्टडी, दैट मीन्स इसमें हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स सेंट्रलाइज्ड है पूरी तरह से एक फर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक व्यवसाय की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नॉर्मेटिव साइंस इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो नॉर्मेटिव साइंस का भी है। कैसे? तो सबसे पहले ये समझेंगे कि नॉर्मेटिव साइंस कहता क्या है। नॉर्मेटिव साइंस कहता है व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे बिजनेस में, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है। एक बार रीड करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स emphasizes more on normative science than on positive science. It is related with what is and establishes relationship between what causes and results, while normative science relates with what ought to be. मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आपने क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ा होगा। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट तो आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा। वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कि एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो पूरा ओरिएंटेशन होता है, पूरा जो इसका सेंट्रलाइजेशन होता है, वो बस एक चीज़ पे होता है कि इस समय समाज में क्या चल रहा है, समाज में कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वहीं जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो कहता है कि भाई समाज में होना क्या चाहिए, समाज में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होनी ही नहीं चाहिए, और अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो आइए हम बताते हैं कि कैसे आप उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये कौन कहता है? ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, इसका नेचर पॉजिटिव साइंस का नहीं है। ध्यान से, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर पॉजिटिव साइंस का नहीं है, इसका नेचर नॉर्मेटिव साइंस का है। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स ये कहता है क्या होना चाहिए। मतलब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं ठीक है, आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो आपको मार्केट में बेचना है, लेकिन पहले आप कंज्यूमर के प्रेफरेंस देखेंगे, कंज्यूमर के टेस्ट को देखेंगे और देखेंगे फिर कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आए। एंड ये पता आपको कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मेटिव साइंस से हेल्प करता है आपको कि क्या होना चाहिए हमारे समाज में या फिर हमारे बिजनेस में, ताकि हमारा कस्टमर कैसे भी करके हमारे प्रोडक्ट को खरीदे और हमारी सेल्स बढ़े। समझे? तो जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसका नेचर नॉर्मेटिव साइंस का भी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच। ये क्या होता है? Business economics adopts prescriptive approach. According to prescriptive approach, a business economist decides the way to apply the economic principles and analysis in execution of different functions like price determination, policy determination, decision making and planning. Business economics में prescriptive approach को follow किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि business economics में जब भी इकोनॉमिस्ट को कोई बिजनेस में डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स यानी आर्थिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा आर्थिक अनुप्रयोग बैठेगा सही, उसके हिसाब से वो बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा खेल है इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक्स के टेक्निक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का। अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक्स के टेक्निक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को सही से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्टडी ऑफ थियरी ऑफ फॉर्म। तो हमने आपको बता ही दिया है कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये स्टडी करता है फॉर्म को, ये पूरे इंडस्ट्री को, पूरे नेशन को स्टडी नहीं करता है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन केवल फॉर्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे है, फॉर्म की पॉलिसीज को प्लान करने पे है, उनके द्वारा बनाए गए जो भी प्रोडक्ट हैं उसको कैसे भी मार्केट में बेचने से है। इसका कंसंट्रेशन पूरे नेशन पे नहीं है, इसका कंसंट्रेशन केवल एक फॉर्म पे है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ थियरी ऑफ अ फॉर्म। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ, नेचर भी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर कभी क्वेश्चन आपका भूल नहीं सकता है, स्पेशली गोरखपुर यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी में, कि बताइए इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है।
इकोनॉमिक्स आर्ट है कि साइंस है? ऐसे ही क्वेश्चन बनता है मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है? ऐसे ही क्वेश्चन बनता है अकाउंटिंग आर्ट है कि साइंस है? तो भाई इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स जो भी आप कह लीजिए, ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है और साइंस भी है। अब कैसे आर्ट है कैसे साइंस है, इसकी चर्चा करने में काफ़ी समय लगेगा। चलिए कर लेते हैं चर्चा इसकी भी। सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि साइंस क्या होता है। व्हाट इज साइंस? बचपन में आपको बार बार पढ़ाया जाता है कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एनालिसिस। क्या आपने आज तक इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की थी? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने की हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने नहीं की होगी। कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब विज्ञान सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का एक बॉडी है जिसमें हम जो भी पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी साइंस है। कैसे? क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी आपको जब पढ़ाई कराया जाता है, आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको एक सीक्वेंस में एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है। एंड वट एवर यू स्टडी इन इकोनॉमिक्स आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, बट एवरीथिंग तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो थियरीज़ हैं, जो बहुत ट्रेडिशनल थियरीज़ हैं, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें वट एवर यू स्टडी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स, यू कैन अप्लाई इट इन योर बिजनेस। वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम आर्ट क्यों कहें भाई? बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट इसलिए है क्योंकि पहले समझिए आर्ट कहते किसे हैं। आर्ट का मतलब होता है वो थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज जो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी और पर्सनलाइज एप्लीकेशन पे खड़ा होता है। हमने क्या कहा? आर्ट का मतलब वो थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज जो प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी और पर्सनलाइज एप्लीकेशन के स्तंभ पे खड़ा होता है। जैसे आर्ट्स, आपको पता होगा जो स्टूडेंट्स आर्ट लेते हैं उनको बहुत सारी थियरीज पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स की थियरी पढ़ाई जाती हैं। सेम इकोनॉमिक्स में भी आपको बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनकी थियरीज आपको पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी भी देखा जाता है। जो एक इंसान इकोनॉमिक्स को जितना ज़्यादा बार पढ़ता है, जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है, जितना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करता है, वो उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्रिएटिव हो पाता है और वो क्रिएटिव डिसीजंस भी ले पाता है। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स सबको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो सभी बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कल जाकर बिजनेसमैन बनेंगे, और ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स आज आप पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ डिसीजंस आप लेंगे अपने बिजनेस में इसके बेसिस पे। लेकिन क्या सबके डिसीजन सेम होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज इकोनॉमिक्स एक साइंस है और हर इंसान, इकोनॉमिक्स एक आर्ट है और हर इंसान जब आर्ट पढ़ता है या फिर आर्ट सीखता है तो उसको अप्लाई करने का उसका एक अलग तरीका होता है, उसका एक व्यक्तिगत तरीका होता है जो औरों से अलग होता है। हो सकता है कि दो लोगों का तरीका सेम हो, लेकिन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब यह कि हर इंसान का व्यक्तिगत तरीका होता है। तो आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है। इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है। आर्ट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारी थियरीज पढ़ाई जाती हैं जस्ट लाइक आर्ट्स। आर्ट्स में जैसे आप हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, सोशियोलॉजी देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आर्ट्स पढ़ते हैं दे हैव टू स्टडी द थियरीज ऑफ डिफरेंट फिलोसफर्स। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक्स होते हैं जिनके फिलोसफीज को वो स्टडी करते हैं। वही तो है थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। वो तो हम इकोनॉमिक्स में भी करते हैं। इकोनॉमिक्स को भी हम आर्ट कह सकते हैं बेशक। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ आज आपके साथ हमको डिस्कस करनी थी वो है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो स्कोप की अगर हम बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का दायरा कितना बड़ा है, इसका स्कोप कितना बड़ा है। तो बिजनेस के इकोनॉमिक्स के स्कोप में सबसे पहले तो थियरी ऑफ फॉर्म आता है। थियरी ऑफ फॉर्म का मतलब क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम फॉर्म्स की स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स की स्टडी करते हैं, बिजनेसेस की स्टडी करते हैं और बिजनेसेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद करते हैं। तो ये इसका स्कोप हो गया। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग भी आता है।
जैसे हमने आपको बताया कि हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट विकसित कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम ये देखेंगे मार्केट में क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है भी कि नहीं। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड है तो कितनी डिमांड है, कितना प्रोडक्ट मुझे बनाना चाहिए। ऐसा तो मूर्खता कोई भी नहीं करेगा कि प्रोडक्ट की डिमांड 10 लाख है और वो बना रहा है 50 करोड़ प्रोडक्ट्स, तो जाहिर सी बात है उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो डिमांड एनालिसिस में हम ये पता करते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स हमको मार्केट में हमारी डिमांड है कितने प्रोडक्ट्स की, और उस हिसाब से हम फोरकास्टिंग करके और प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और प्रोडक्ट को फिर मार्केट में बेचते हैं। तो डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग भी हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के दायरे में आता है। उसके अलावा कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। भाई अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा भी लगेगा, और जो खर्चा प्रोडक्ट को बनाने में लगता है दिस इज कॉल्ड कॉस्ट, उसी को तो हम कॉस्ट कहते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा ये भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के दायरे में आता है, और उस प्रोडक्ट को बनाने में किस प्रोडक्शन प्रोसेस से होके उस प्रोडक्ट को गुजरना पड़ेगा, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन कौन सी मशीनें, कौन कौन सी तकनीकें, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के दायरे में आती हैं। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स के दायरे में थियरी ऑफ फॉर्म भी आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के दायरे में डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग भी आता है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स के दायरे में कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस भी आता है। ठीक है, इसके अलावा स्टडी ऑफ कॉम्पिटिशन। भाई हम बेच रहे हैं सामान, तो क्या हमारे अलावा कोई और नहीं बेच रहा होगा? डेफिनेटली बेच रहा होगा। हमारे अलावा कोई और भी तो हमारा प्रतिद्वंदी होगा, कोई और भी तो हमारा कॉम्पिटिटर होगा जो हमारी ही तरफ प्रोडक्ट बेच रहा होगा मार्केट में, बाजार में। तो उसका क्या हम बस अपने ही प्रोडक्ट को बस बेचते जाएं मार्केट में और उसको बिल्कुल कंसीडर ही ना करें? अगर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसके प्रोडक्ट में कमियां नहीं निकालेंगे, या फिर उसके प्रोडक्ट में देखेंगे नहीं कि कितने उसकी डिमांड है, कितने उसके कस्टमर्स है, क्यों उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम तो पीछे रह जाएंगे। तो ये भी तो बिजनेस की प्रॉब्लम है कि मुझे कॉम्पिटिटर के सामने स्टैंड करना है, मुझे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेच के दिखाना है ताकि मेरी प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा हो, मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। तो इसीलिए स्टडी ऑफ कॉम्पिटिशन यानी प्रतिद्वंदियों का अध्ययन करना, ये भी आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र के दायरे में आता है। स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने पूरा देख लिया बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप, और ये है हिंदी वाला नोट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल पे ऑलरेडी सारथी में इनरोल हैं, तो आप सभी को ये वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको ये पूरा नोट्स भी मिल जाएगा। बाइलिंगुअल नोट है, और मेरी भाषा तो बाइलिंगुअल है ही। मैं जो भी चीज़ आपको बताता हूँ कोशिश करता हूँ कि दोनों ही लैंग्वेज में बताऊँ। आई थिंक मैं बता भी पाता हूँ आपको दोनों ही लैंग्वेज में, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हिंदी वाला जो नोट्स हैं उसको भी एक बार रीड करके और उसको भी एक बार समझा दिया जाएगा अलग तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। साइनिंग ऑफ, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में।